एपिसोड 96 अनाहिता कर रही है आदर्श जी का इलाज। अब तक आपने सुना कि मायरा को काले कपड़ों में देखकर आदर्श जी इतना पैनिक जाते हैं कि वहीं बेहोश हो जाते हैं और सबको लगता है कि उनकी मौत हो गई है। तभी अनाहिता सामने आती है जिसे देखकर शनाया शॉक हो जाती है। अब आगे। अनाहिता तभी आई थी जब मायरा ने हॉल में कदम रखा था और उसने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा था। अनाहिता बहुत मुश्किल से बची थी। आफ्टर अगर उसके दिमाग में शनाया की फैमिली हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने का ख्याल नहीं आता तो इस वक्त मायरा की जगह उस पर मर्डर का इल्जाम लगा होता और यह इल्जाम अपने ऊपर से हटाना अनाहिता के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। इसी सोच के साथ अनाहिता की आंखें कोल हो गई थी। शनाया उसकी रेपुटेशन बर्बाद करना चाहती थी लेकिन सब कुछ उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। लेकिन अनाहिता ने अपने असली इमोशन छुपा ही रखे ताकि लोगों को सिर्फ यही दिखे कि उसे शनाया की कितनी फिक्र है। उसने उसका कंधा थपथपाया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, शनाया डोंट वरी, में कुछ बेसिक मेडिकल नॉलेज है, मैं तुम्हारे डैड पर ट्राई करती हूँ, अगर उन्हें बचाने में ज्यादा लेट ना हुआ हो तो। अनाहिता के इस तरह करने से शनाया असलियत में वापस आई और अनाहिता का हाथ बहुत तेजी से झटकते हुए चिल्लाकर कहा, यू बिच, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। उसके ऐसे रिएक्शन से सब लोग हैरानी और थोड़े गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी। यह लड़की उसके डैड की मदद करने की बात कर रही है लेकिन शनाया उसके साथ कितने रूड बिहेव कर रही है। क्या वह अपने डैड को बचाना भी चाहती है या वह चाहती है कि उसकी डैड मर जाए? क्या आश्रम में जाने के बाद मायरा पागल हो गई है? इतना काफी नहीं है जो यहाँ रहते हुए शनाया भी पागल हो गई? क्या यह चाहती है कि उसके पिता मर जाए और अरोड़ा परिवार का पूरा बिजनेस और पैसा उसका हो जाए? वह पागल हो गई है। इस वक्त शनाया की नैनी माधुरी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने शनाया का हाथ पकड़कर कहा, शनाया मैम प्लीज इस लड़की को ट्राई करने दीजिए, शायद यह सर की जान बचा पाए। बाकी सब लोग भी कहने लगे, हाँ शनाया इतनी हार्टलेस मत बनो, तुम्हारे डैड खतरे में है, अगर तुम्हें डैड को कुछ हो गया तो सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, सब तुम्हें ही दोष देंगे। वह ठीक कह रही है, एक ट्राई करने में क्या बुराई है। मिस प्लीज आप आगे जाकर आदर्श जी की मदद कीजिए। भीड़ की बातें सुनकर शनाया ने अपना सर झुका लिया। वह गुस्से में कांप रही थी और किसी तरह उसने अनाहिता को थप्पड़ मारने से खुद को रोका हुआ था। सब लोग उसे पागल समझ रहे थे और अगर इस वक्त उसने अनाहिता को रोका तो उसकी डैड की मौत का इल्जाम मायरा के साथ साथ उसके ऊपर भी लगेगा। अनाहिता को पक्का भरोसा था कि आदर्श जी को शनाया की चालों के बारे में कुछ नहीं पता है, वरना वह इतना गुस्सा और पैनिक नहीं होते। इसीलिए वह आदर्श जी को बचाना चाहती थी जिनकी इन सब में कोई गलती नहीं थी और वह इनोसेंट थे। और उसके अलावा आदर्श जी की जान बचाने से मुंबई शहर में उसका नाम होगा और उसे अपने काम करने में और आसानी होगी। और उसके अलावा आदर्श जी को बचाने का एक और मकसद था उसके मॉम डैड जिन्होंने उसे गोद लिया था। वह एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक दवाइयों का हॉस्पिटल खोलना चाहते थे मगर वह फॉरेनर्स थे जो यहाँ ऐसा हॉस्पिटल नहीं खोल सकते थे। आदर्श जी को बचाने के बाद वह इस तरह के ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रैक्टिस करने वाला हॉस्पिटल खोल सकती थी और उसके मॉम डैड को यहाँ ला सकती थी इस चीज पर प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन क्या वह आदर्श जी को बचा पाएगी? इतना सोचकर अनाहिता आगे बढ़ी और उसने आदर्श जी की पल्स चेक की। उसकी आंखें सीरियस हो गई। उसने जितना इमेजिन किया था कि उससे ज्यादा बिगड़ चुका था। न सिर्फ आदर्श जी शॉक के मारे बेहोश हो गए थे बल्कि वह एक सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से जूझ रहे थे और इसी के कारण उनकी सांसें इतनी धीमी पड़ गई थी कि सबको यही लग रहा था कि वह मर चुके हैं। मिस सर कैसे हैं? माधुरी ने चिंता में पूछा। अनाहिता ने ना में सर हिलाया और कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, क्या आप किसी से कहकर इन्हें कहीं और शिफ्ट करवा सकती हैं? मुझे इनका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा एक्यूपंक्चर के जरिए। मॉडर्न मेडिसिन में अचानक से इस तरह वो हुए इंसान का होश में लाने के लिए डॉक्टर को उनका ऑपरेशन करना पड़ता था और ऑपरेशन के बाद भी उस इंसान के बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं थे। लेकिन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में डॉक्टर को सिर्फ थोड़ा ब्लड बाहर निकालना होता था जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। लेकिन फिर भी यह एक रिस्की प्रोसीजर था। अगर उसने उनकी बॉडी में कोई कट लगाया तो आदर्श जी के जान जाने की खतरा और बढ़ जाएगा और उन्हें बचाना काफी मुश्किल भी होगा। लेकिन उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अनाहिता बहुत अच्छे से जानती थी कि लोकल मेडिकल इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई है जो बिना जान के खतरे के आदर्श जी को बचाया जा सके, इसलिए उनकी जान बचाने के लिए अनाहिता को यही तरीका ट्राई करना होगा। अनाहिता की बात सुनते ही माधुरी ने जल्दी से कुछ बॉडीगार्ड्स को आदर्श जी को लिविंग रूम के पीछे वाले वेटिंग रूम में ले जाने के लिए कहा। अनाहिता खड़ी हुई और उनके पीछे पीछे ही दरवाजे के पास पहुंची और उसने बाकी मेहमानों, अरोड़ा परिवार के मेंबर और शनाया को अंदर आने से रोकते हुए कहा, मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए शांत जगह चाहिए। माधुरी जी रुक सकती है लेकिन प्लीज बाकी सबको बाहर ही रहना होगा। तभी उनमें से किसी एक ने पूछा, क्या आप उन्हें ट्रीट करने के कैपेबल है? तुम कितनी यंग हो, क्या होगा अगर तुम्हारे ट्रीटमेंट के वजह से उन्हें कुछ हो गया था?
और दूसरी तरफ शनाया को अनाहिता पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने चिल्लाते हुए कहा, इसकी बातों में मत आइए, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। यह एक बहुत ही घटिया और झूठ बोलने वाली लड़की है। इसने कुछ दिनों पहले मेरे कुत्ते को मार डाला था और अब यह किसी तरह करके डैड का ट्रीटमेंट लेट करवाना चाहती है ताकि वह मर जाए, क्योंकि इसे मुझसे नफरत है। इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, इसे बाहर निकाल दीजिए अभी के अभी। उसकी बातें सुनते ही अचानक से लोगों का भरोसा अनाहिता पर से कम होने लगा। यह सही कह रही है, लड़की तो शनाया की उम्र की है, यह क्या ही कर लेगी। मुझे लगता है कि हम एम्बुलेंस इंतजार करना चाहिए। मैंने आदर्श जी की ब्रेथिंग चेक की थी, उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं और वह और हैंडल नहीं कर सकते। देखो लड़की, हम जानते हैं कि तुम हमारी मदद ही करना चाहती हो, लेकिन यह बात किसी की जिंदगी के है, यह कोई मजाक नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह लोग जो थोड़ी देर पहले शनाया से अनाहिता को ट्रीटमेंट करने देने के लिए कह रहे थे, वह शनाया की बात सुनकर अनाहिता पर ही शक कर रहे थे और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ठीक उसी वक्त अनाहिता ने शनाया को देखा और कहा, क्या तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारी डैड की लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे लिए मुझे हराना तुम्हारे डैड की जिंदगी बचाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शनाया, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि बिना किसी वार्निंग के तुम्हारे डैड बेहोश हो गए हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस बारे में सबको बता दूं? जैसे ही अनाहिता ने अपनी फिर बात खत्म की, सब लोग शनाया की तरफ देखने लगे, जिससे शनाया पैनिक करने लगी और अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर अनाहिता उसके डैड का इलाज करती है और उसकी डैड को नहीं बचा पात और उसके डैड की मौत हो जाती है तो सारा का सारा इल्जाम अनाहिता के ऊपर आ जाएगा। इसी सोच के साथ उसने अपना मन पक्का किया और कहा, जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो जाओ और ट्राई करो, लेकिन अगर तुम मेरी डैड को नहीं बचा पाई तो उनकी मौत का इल्जाम तुम्हारे ऊपर होगा और मैं तुम्हें जेल भिजवा कर मानूंगी। उसकी यह बात सुनकर अनाहिता के एक्सप्रेशन बिगड़ गए, लेकिन एक सेकंड के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, ओके, अगर उसका हॉस्पिटल नहीं भी खुलता है तो कोई बात नहीं। आदर्श जी उसके रिलेटिव थे, वह सिर्फ उन्हें इसी तरह बिना कुछ किए मरते हुए नहीं देख सकती थी। आपकी बात खत्म करके वह वेटिंग रूम के अंदर गई और उसने माधुरी दी को दरवाजा बंद करने के लिए कह दिया और आदर्श जी का चेकअप करने लगी। उन्हें अच्छे से चेक करने के बाद उसने अपना बैग खोला। माधुरी उत्सुकता से उसके बैग में देख रही थी, जिसमें से गोल्डन कलर के छोटी छोटी सुइयां निकली। छोटी सुइयां करीबन 1.5 इंच की और बड़ी सुइयां 3 इंच की थी। उन्हें देखकर शॉक होकर माधुरी ने पूछा, मिस, आप यह सब शनाया मैम की बर्थडे पार्टी में क्यों लेकर आई है? अनाहिता ने एक एक करके अपना निकाले और शांति से जवाब दिया, डॉक्टर अपना सामान हर जगह अपने साथ रखते हैं। एक्चुअली में वह यह सामान अपने साथ इसलिए लाई थी क्योंकि उसे डर बाकी कहीं शनाया ने उसके लिए कोई और प्लान तो नहीं बना रखा और अब यह सामान सचमुच उसके काम आने वाला है। माधुरी ज्यादा पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, लेकिन अनाहिता की अच्छी किस्मत, क्योंकि माधुरी को लगा कि अनाहिता एक डॉक्टर है और ट्रीटमेंट का सामान इमरजेंसी के लिए अपने साथ रखती है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने नर्वसनेस में है अपने हाथ मसले और पूछा, मिस, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी? अनाहिता ने आदर्श जी के अलग अलग बॉडी के पॉइंट पर सुइयां को चुभाते हुए जवाब दिया, मुझे एक टॉवल लाकर दीजिए। माधुरी जल्दी से टॉवल लेकर आई। उसने सोचा कि अनाहिता उसकी ट्रीटमेंट में मदद मांगेगी, मगर वह तब हैरान हो गई जब अनाहिता ने उसे अपना पसीना पोंछने के लिए कहा। माधुरी कंफ्यूज थी, तभी अनाही ने एक्सप्लेन किया, मेरे पसीने से मेरी आंखें धुंधली हो जाएंगी, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट पर असर होगा, इसलिए बस आप इसे पोंछते रहिए ताकि मेरी आंखें बंद ना हो। अनाहिता अपने ट्रीटमेंट पर इतनी फोकस थी कि माधुरी ने उसके ऑर्डर को ना मानने की बिल्कुल गलती नहीं की। जल्दी ही आदर्श जी की बॉडी में बहुत सारे सुइयां चुभा दिए गए थे, जो पहले से ही मेडिसिन में भिगोए हुए थे। थोड़ी देर बाद अनाहिता ने नीडल्स को निकालना शुरू किया। सुइयां को लगाने से ज्यादा यह काम मुश्किल था और इसमें काफी मेहनत और फोकस की जरूरत पड़ती थी। जल्दी ही अनाहिता की पूरी बॉडी पसीने से भीग गई, जैसे उसके ऊपर किसी ने एक बाल्टी पानी डाल दिया हो। माधुरी भी अनाहिता के ऑर्डर के मुताबिक जल्दी जल्दी उसके चेहरे से पसीना पोंछ रही थी ताकि अनाहिता के ट्रीटमेंट पर इसका कोई असर ना हो। फाइनली अनाहिता ने सारे नीडल्स निकाल लिए और एक राहत की सांस ली। उसे इस तरह करता देखकर माधुरी ने जल्दी से आदर्श जी की तरफ देखा कि वह अब होश में आ जाएंगे, लेकिन अभी भी उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर उनकी सांसें चेक की तो उनकी सांसें पहले की तरह ही धीमी चल रही थी। वह जल्दी से पैनिक करने लगी और उसने कहा, मिस सर, अभी तक बेहोश क्यों है? यह से पहला स्टेप था, अनाहिता ने कहा और फिर अपने बैग से एक सर्जिकल नाइफ निकाली ताकि वह आदर्श जी का खून निकाल सके। जैसे ही माधुरी ने अनाहिता के हाथ में तेज धार वाली सर्जिकल नाइफ देखी, वह चिल्लाई, आप क्या कर रही है? खून निकाल रही हूँ, आपके सर को इसके बाद होश आ जाएगा, अनाहिता ने कहा और जल्दी से आदर्श जी की उस हाथ से जिस पर अनाहिता ने वह सर्जिकल नाइफ चलाई थी उससे खून निकलने लगा।
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज का एक्स्ट्रा और भी एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो काल 100 से ज्यादा कमेंट करो और मेरा दूसरा चैनल पर थोड़ा चेक करना न्यू स्टोरी के लिए। धन्यवाद। एपिसोड 97 अनाहिता जीनियस डॉक्टर है। अब तक आपने सुना कि अनाहिता सबसे कहती है कि वह आदर्श जी का इलाज कर देगी और इसलिए वह आदर्श जी और माधुरी को लेकर एक कमरे में चले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन उसके इलाज के तरीकों को देखकर माधुरी डर जाती है। अब आगे जल्दी ही अनाहिता ने वह तेज सर्जिकल नाइफ आदर्श जी के हाथ पर चला दी जिससे बहुत खून निकलने लगा। माधुरी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना डरावना मंजर पहली बार देखा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनाहिता को रोकते हुए कहा, मैंने ऐसे प्रोसीजर के बारे में कभी नहीं सुना, अभी के अभी रुक जाओ वरना सर की ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाएगी। अनाहिता के हाथ अभी भी शांत थे और उसने अपना पसीना पोंछते हुए माधुरी को वार्निंग देते हुए कहा, तुम्हारे ऐसी हरकतों की वजह से मिस्टर अरोड़ा के अभी जान जा सकती है। उसकी यह बात सुनते ही माधुरी अपनी जगह पर जम गई। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अनाहिता को रोकना चाहिए या नहीं, लेकिन अनाहिता की शांत आंखों ने उसे एक बार फिर भरोसा दिलाया और थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद माधुरी ने फाइनली चुप रहने का फैसला किया और बहते हुए खून की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर देखने के बाद उसने अपने हाथ चोते हुए प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान प्लीज यह लड़की कोई अच्छी डॉक्टर हो ना कि कोई पागल इंसान। अनाहिता ने अपने होंठ दबाए और ट्रीटमेंट जारी रखा। यह कोई सिंपल ट्रीटमेंट नहीं था और अनाहिता उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉट की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ के उसे निकालकर सारी बात एक बार में ही खत्म करना चाहती थी और ऐसा करने के लिए थोड़ा खून बहाना तो जरूरी था। अनाहिता की चुभाई हुई सुइयों वजह से उनका खून और ज्यादा गढ़ा हो गया था। ज्यादातर लोगों को इस तरह के ट्रीटमेंट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं ऐसा कोई आइडिया नहीं था, और अगर वह लोग ऐसा कुछ करते भी है तो वह पेशेंट अपने आप मर जाएगा। इसलिए यह सब देखकर माधुरी पैनिक कर रही थी। इसमें अनाहिता ने उसे कोई दोस्त नहीं दिया। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और अनाहिता ट्रीटमेंट पर इतनी फोकस थी कि उसने टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया। फाइनली फुल लास्ट ब्लड क्लॉट रह गया था। मॉडर्न मेडिसिन में स्ट्रोक के पेशेंट को ठीक करने के लिए थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में ऐसी कोई भी प्रोसीजर लोग फॉलो नहीं करते हैं और दिमाग के ऊपरी हिस्से से खून निकालना सबसे मुश्किल काम था। अनाहिता ने गहरी सांस ली और ठीक उसी जगह पर सर्जिकल नाइफ चलाई जहां से उसे थोड़ा सा ब्लड निकाला था, लेकिन उसी वक्त दरवाजा बहुत तेज तेज बजने लगा और किसी के चिल्लाने की आवाज आई। माधुरी दरवाजा खोलो, एम्बुलेंस आ गई है, शनाया ने बाहर से चिल्लाते हुए कहा। माधुरी बचपन से शनाया की नैनी थी और उसने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और काफी बिगाड़ा भी था, लेकिन इस बार कोई फैसला लेने से पहले उसने अप्रूवल के लिए अनाहिता की तरफ देखा। लेकिन अनाहिता ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा और उसकी नजर अभी भी लगातार आदर्श जी पर बनी हुई थी और अपने ऊपर माधुरी की नजरें महसूस कर अनाहिता ने ऑर्डर किया, उन्हें अंदर आने से रोकिए। लेकिन माधुरी हिचकिचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब शनाया को एहसास हुआ कि माधुरी ने उसकी ऑर्डर के हिसाब से दरवाजा नहीं खोला तो वह और तेजी से दरवाजा पीटने लगी। अभी के अभी दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। इतनी तेज आवाज सुनकर माधुरी बेचैनी में इधर उधर देखने लगी। उन्हें क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था। वही जब से शनाया ने देखा कि दरवाजा नहीं खुलने वाला तो उसने एक हाउसकीपर से कहकर दरवाजे की स्पेयर की मंगवाई, लेकिन जब उसने चाबी की होली में डाली तब उसे एहसास हुआ कि दरवाजे को अंदर से लॉक किया गया है। माधुरी ने मुझे धोखा दिया, यह सोचकर शनाया ने कोल्ड नजरों से बॉडीगार्ड को देखा और कहा, अभी के अभी दरवाजा तोड़कर खोल दो। यस मैम, बॉडीगार्ड ने कहा और 2 कदम पीछे ले लिए और फिर तेजी से दौड़ते हुए दरवाजे पर किक मारा। थम दरवाजा इतने फोर्स से हिलने लगा कि वो किसी भी वक्त टूट जाएगा और वही यह सब आवाजें सुनकर माधुरी और पैनिक करने लगी। अब हमें क्या करना चाहिए? वह लोग उन्हें रोकिए, अनाहिता ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। अगर आप चाहती है कि आपके सर जिंदा रहे तो मेरी बात सुनिए। इस वक्त एक माधुरी सिर्फ अनाहिता की बातें ही सुनाई दे रही थी और अनाहिता की बात सुनकर उसने आसपास चारों तरफ नजर घुमाई। तभी उसे एक लकड़ी की बड़ी सी टेबल दिखाई दी जिसे वह खींचते हुए दरवाजे के सामने ले जाकर रख दिया। थम थम बाहर के लोग लगातार दरवाजे पर बहुत ही तेजी से वार कर रहे थे, लेकिन अनाहिता ने बाहर हो रही चीजों को पूरी तरह से इग्नोर किया और ट्रीटमेंट पर ध्यान रखा। थम की आवाज के साथ फाइनली दरवाजा टूट गया, लेकिन लकीली टेबल होने की वजह से वह बड़ा सा दरवाजा टूटकर आधे में ही अटक गया और नीचे नहीं गिरा। लेकिन बाहर के लोग अंदर क्या हो रहा है देख सकते थे।
सभी लोगों ने देखा कि आदर्श जी अभी भी बेहोश पड़े हुए हैं और उनके आसपास काफी खून है और अनाहिता के हाथ में एक सर्जिकल नाइफ है और वह आदर्श जी के गले के पास में बिना किसी हिचकिचाहट के उससे कट लगा रही है, जिससे तुरंत ब्लड निकलने लगा और सब लोग और डर गए और उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या कहना है। तभी माधुरी ने चिल्लाते हुए कहा, शनाया मैम प्लीज इस लड़की को और थोड़ा टाइम दे दीजिए। उसके इस तरह चिल्लाने से शनाया अपने होश में वापस आई और उसने चिल्लाते हुए कहा, माधुरी क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इस लड़की को चुपचाप खड़े होकर मेरे डैड को मारते हुए देख रही हो, जल्दी करो टेबल हटाओ और हमें अंदर आने दो। उसने ऑर्डर किया। बाकी सब लोग भी बहुत डर चुके थे। मर्डर थम की आवाज और कुछ कोशिशों के बाद बीच में आ रहे उस बड़े से टेबल को साइड में हट दिया गया और दरवाजा जो उस टेबल के सहारे लगा हुआ था वह बहुत ही तेज आवाज के साथ नीचे जमीन पर जाकर गिरा और सबसे पहले शनाया दौड़ती हुई अंदर आई और उसने चिल्लाते हुए कहा, खूनी कही कि तुमने जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। शनाया अनाहिता के बाल पकड़कर उसका सर दीवार से लड़ाना चाहती थी, लेकिन वह अनाहिता को छू भी पती उससे पहले ही अनाहिता ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और उसका चेहरा नीचे कर दिया और मजबूरन शनाया को घुटनों के बल बैठना पड़ा। सबके कान फाड़ देने वाली चीख के बाद शनाया ने कहा, तुम खूनी कहेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की? हेल्प हेल्प। बॉडीगार्ड को कुछ समझ आता उस पहले जी अनाहिता ने शनाया को उसके घुटनों के बल बैठा दिया था। फाइनली वह अपने होश में वापस आए और उसने को बचाने के लिए आगे भागे और वहां खड़े दूसरे लोगों ने भी अनाहिता पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने इस जैसी खतरनाक लड़की पर भरोसा किया, मार डालो इसे। रुक जाओ, अचानक से एक आवाज आई। भलेली आवाज कमजोर थी लेकिन सब लोग अचानक से रुक गए और हैरानी से उस तरफ देखने लगे। आदर्श जी ने जो थोड़ी देर पहले खून से लथपथ बेहोश पड़े हुए थे वह होश में आ चुके थे और बैठने की कोशिश कर रहे थे। शनाया ने हैरानी से कहा, डैड? इतना खून बह जाने के बाद भी उसके डैड मरे नहीं और अभी भी जिंदा है, हो क्या रहा है? अनाहिता ने आदर्श जी की तरफ देखा और एक राहत की सांस ली और जल्दी से शनाया को छोड़ दिया। अनाहिता से छूटते ही शनाया जल्दी से आदर्श जी के पास पहुंची और उसने कहा, डैड आप ठीक है? क्यों, क्या तुम चाहती हो कि मुझे कुछ हो जाए और मैं ठीक ना रहूं? आदर्श जी ने शनाया को घूरते हुए कहा। अब उनकी नजरों में पहले की तरह प्यार बिल्कुल नहीं था। सब लोगों को उनकी नजरों से डर लगने लगा। आदर्श जी को होश थोड़ी देर पहले ही आ गया था लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी आंखें खोल पाए। लेकिन उन्होंने सारी बातें साफ साफ सुनी थी और उन्हें यह भी पता था कि अगर अनाहिता के कहने पर माधुरी ने दरवाजे को खुलने से रुका नहीं होता तो शनाया दौड़ते हुए अंदर आती और इस लड़की को उनका इलाज करने से रोक देती और हो सकता था कि ट्रीटमेंट बीच में ही रोने की वजह से उनकी मौत हो जाती। और इसी सोच के साथ उनके लिए शनाया का जो प्यार था वह बिल्कुल गायब हो गया था। उनकी ऐसी नजर महसूस करके शनाया को अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। आदर्श जी उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें सब कुछ पता चल गया है। जल्दी से खुद को संभाला और कहा, डैड आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? आदर्श जी ने कोल्ड आवाज में कहा, अगर तुम और जल्दी अंदर आ जाती तो मैं अब तक मर चुका होता। यह लड़की मेरी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम लोग कैसे इसे खूनी कह सकते हो? क्या तुम मेरी बेटी हो भी या फिर नहीं? शनाया को पता था कि अनाहिता ने उसकी डैड की जान बचाई है, लेकिन जब उसने अपनी डैड के मुंह से यह सुनी तो उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने उसके डैड की जान बचाई है, उसके परिवार के ऊपर एहसान किया है, तो अब वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। और वही जब सबने सुना, आदर्श जी के मुंह से सुना कि अनाहिता ने ही उनकी जान बचाई है, तो सब लोग आपस में फिर से बातें करने लगे। इसने उनका इतना सारा खून बहाकर उन्हें ठीक किया। मैंने इतना खतरनाक ट्रीटमेंट कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी वह एक मिरेकल डॉक्टर है। मैं सोच रही हूँ कि यह किस फैमिली से है। मेरा बेटा सिंगल है। क्या इत्तेफाक है, मेरा बेटा भी सिंगल है और वह काफी हैंडसम है। वहां पर खड़े ज्यादातर लेडीज अनाहिता को उनको बेटे से इंटरव्यू कराने के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन अनाहिता ने उन सभी लोगों को इग्नोर किया जो एक ही पल में अपना ओपिनियन बदल देते हैं। और फिर आदर्श जी के पास जाकर पूछा, मिस्टर अरोड़ा आप कैसा फील कर रहे हैं? अनाहिता को अपनी तरफ आता हुआ देखकर आदर्श जी ने अपनी बेटी को साइड हटाया और उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया और उसके बाद अनाहिता का एक हाथ पकड़कर उन्होंने दिल से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब तुम्हारी वजह से मुझे पहले से भी काफी बेहतर महसूस हो रहा है। जीनियस डॉक्टर, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? अनाहिता ने आदर्श जी के पल्स चेक करते हुए कहा, मेरा नाम अनाहिता मल्होत्रा है, मैं हिमेश मल्होत्रा की बेटी हूँ। उसकी यह बात सुनते ही आदर्श जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम मेरे कजन की बेटी हो, यह तो कितनी अच्छी बात है। जब खड़े सभी लोगों ने सुना कि अनाहिता जो इतनी जीनियस डॉक्टर है वह आदर्श जी के रिश्तेदार है, तो सब लोगों को जलन होने लगी।
भले ही वह लोग अमीर थे, लेकिन पैसों से अच्छी सेहत नहीं खरीदी जा सकती थी। और अब आदर्श जी कितने लकी हैं जो उनके पास इतनी अच्छी डॉक्टर है। अरोड़ा परिवार के जितने भी बाकी मेंबर थे वह लोग भी खुश होकर अनाहिता से बातें करने और जान पहचान बनाने कोशिश करने लगे। पार्टी की सारी लाइमलाइट अनाहिता को मिल गई थी, जिसकी वजह से शनाया गुस्से और जलन में पागल होने वाली थी। उसकी जलन उसके दिमाग पर इतना चढ़ चुकी थी कि उसके डैड इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए जिंदा है, इस बात की भी उसे खुशी नहीं हो रही थी। उसने ठान लिया कि वह अनीता को फिर से एक बार सबके सामने नीचा दिखाएगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।